हेलो ऑल, वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 में है, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड मोरले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसरॉय थे। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ जो इसमें हुई, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी जो आपकी सेंटर और प्रोविंसेस में थी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल है उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। और वैसे ही जो आपके गवर्नर हुआ करते थे उनकी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो इनमें मेंबर्स जो की संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया था, दोनों में, गवर्नर की में भी और गवर्नर जनरल की में भी। और दूसरी चीज़ जो इसमें हुई थी वो ये हुई थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये वाली गवर्नर जनरल की, वाइसरॉय या गवर्नर जनरल जो भी है, तो इसमें एक इंडियन को रखा गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको एसपी सिन्हा करके भी बोला जाता है। और ये फर्स्ट लॉ मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर बने थे, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बने थे वाइसरॉय की। ठीक है जी। और इसमें एक चीज़ और हुई कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। इसका मतलब होता है कि जो मुस्लिम्स थे वो सिर्फ मुस्लिम के लिए ही वोट डाला करेंगे। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जब हमारा देश बाद में जाके दो इसमें डिवाइड हुआ था, एक इंडिया और एक पाकिस्तान में, तो उसकी शुरुआत यहीं से कर दी गई थी, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को यहीं से तोड़ना स्टार्ट कर दिया था धर्म के इस पे, क्योंकि मुस्लिम और मुस्लिम को ही वोट डालेंगे और बाकी बाकियों को वोट डालेंगे। तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन होगी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की। और जो आपके लॉर्ड मिंटो हैं इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसमें अगली चीज़ क्या हुई कि इसमें जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर हुआ करते थे उनकी संख्याओं के साथ भी ये हुआ कि सेंटर में क्या हुआ कि सेंटर में जो थे ऑफिशियल्स मेंबर को ज़्यादा रखा गया और स्टेट में नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को ज़्यादा रखा गया। तो देखो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 वाला है, इसमें क्या क्या हुआ। पहली चीज़ तो इसमें ये याद रखनी है कि इसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड मॉरले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसरॉय थे। दूसरी चीज़, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर और प्रोविंसेस की, उसमें मेंबर्स इंक्रीज किए गए। तीसरी चीज़ इसमें ये हुई थी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर बने थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें। और सेपरेट इलेक्टोरेट को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। और इसमें सेंटर में ऑफिशियल्स मेंबर्स को ज़्यादा रखा गया था और स्टेट में नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को ज़्यादा रखा गया था। तो ये था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो मोंटेगू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय थे। अब देखो इसमें क्या हुआ। इसमें देखो पहली चीज़ तो ये हुई थी कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, दूसरी जो थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। यहाँ पे बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, पहली चीज़। तो इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने दो हाउसेस बनाए, एक बनाया काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरा बनाया लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आपके आज के राज्यसभा और लोकसभा हम देखते हैं अब इसमें। तो ये चीज़ बाइकैमरलिज्म जो था वो सिर्फ सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट। और दूसरी चीज़ क्या की गई, इसमें इनकी पावर्स को जो था वो अलग कर दिया। जैसे जो गवर्नर था, गवर्नर को दो लिस्ट दी गई, एक थी ट्रांसफर, दूसरी थी रिजर्व्ड। रिजर्व लिस्ट में जो गवर्नर था वो अपनी मर्जी से लॉ बना सकता था बिना किसी को पूछे हुए। ठीक है जी। और जो ट्रांसफर लिस्ट थी उसमें गवर्नर को लेजिस्लेटिव काउंसिल का एडवाइस या सुनना पड़ता था, मतलब कि उसमें वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो वहाँ पे बोल सकते थे कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, मतलब वो क्वेश्चंस रख सकते थे अपने वहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हम डायरकी सिस्टम। तो देखो प्रोविंसेस में जो था वो डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और बायकैमरलिज्म बायकैमरलिज्म जो था आपका उसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर लेवल पे। और इसमें एक चीज़ ये भी हुई थी कि
जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये वाली, इसमें टोटल 6 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें से अब बोला कि 3 मेंबर जो होंगे वो 3 मेंबर सिर्फ इंडियन होंगे और बाकी के 3 जो थे वो अलग हो सकते थे, लेकिन 3 मेंबर्स इंडियन होने ही चाहिए। अब अगला पॉइंट ये था इसमें, जैसे कि हमने लास्ट एक्ट में पढ़ा था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए दिया गया था, लेकिन इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स सिख, इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी दे दिया। अब देखो इन्होंने पूरी धर्म के इस पे पूरे देश को ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया था इस एक्ट में, क्योंकि इन्होंने सभी को अलग अलग कर दिया। क्योंकि अब वही बात है ना कि जो सिख जो था वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी वाले लोगों से बात करेगा, क्योंकि उसको तो वहीं से वोट मिलेंगे, तभी वो चुन के आगे जाएगा। इंडियंस इंडियंस के साथ ही, मुस्लिम्स मुस्लिम्स के साथ ही, और यही चीज़ें हमारे को आगे जाके फिर हमारा देश जो था वो टूटेगा दो इसमें। और इसमें एक चीज़ ये भी की गई थी कि सिविल सर्वेंट्स के लिए एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी ओपन किया था, जो कि 1926 में बनाया था। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919, इसमें क्या क्या हुआ। पहली बात तो इसमें ये याद रखने की मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है इसको। दूसरी चीज़, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल्स थी उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये दो ओपन किए गए, जिसमें ये लॉ वगैरह बनाते थे। बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था सेंटर पे, और जो प्रोविंसेस थी उसमें दो सब्जेक्ट्स बनाए गए, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो क्वेश्चन रख सकती थी, लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, उसमें गवर्नर खुद लॉ बना सकता था, मतलब खुद वो उसमें कर सकता था। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्टी सिस्टम या डबल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। अगला आता है कि वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें टोटल 6 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें से बोला गया कि अब 3 मेंबर जो हुआ करेंगे वो सिर्फ इंडियंस होंगे, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दिया गया मैक्सिमम सभी को। और जो आपका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बना 1926 में सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन बना। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब था कि जैसे हमारा ना जो भारत है इसमें बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करती थी और बाकी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। तो इन्होंने देखा कि अब ये 1935 वाला जो टाइम था, इस टाइम पे सारे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन को जो बनाया तो वो इसलिए बनाया ताकि पूरा जो देश है वो इन्हीं के कंट्रोल में चला जाए। सभी को इन्होंने जोड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग्स हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मानते थे और वो उनको ट्रिब्यूट पे किया करते थे। तो इसलिए इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाया, और इन्होंने एक फेडरल कोर्ट का निर्माण भी किया, जो कि इनके जो जिसके भी केसेस थे वो सारे फेडरल कोर्ट में सुनाए जाते थे। और जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि लिस्ट्स वगैरह बनी थी, तो यहाँ पे भी देखो एक फेडरल लिस्ट बनाई गई सेंटर के लिए जिसमें 59 आइटम्स थी। प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई, सिर्फ प्रोविंसेस के लिए थी ये, जिसमें 54 आइटम्स थी। और एक कंकरेंट लिस्ट बनी जिसमें टोटल 36 आइटम्स थी। और जो हमने डायरकी सिस्टम पढ़ा था, डायरकी सिस्टम को इन्होंने एबॉलिश कर दिया था प्रोविंसेस में, और सेंटर लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने जैसा कि सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में पढ़ा था कि मैक्सिमम सभी को दिया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस वालों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि शेड्यूल कास्ट वाले जो होते हैं, वुमेन्स को, लेबर को, मैक्सिमम सभी को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। पूरी तरह से इन्होंने मतलब सभी को तोड़ दिया था। अगली चीज़ जो हुई, एक आरबीआई जो बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि जितना भी इंडिया जो हमारी कंट्री है उसका जो करेंसी है उसको कंट्रोल कर सके। और 10% से ज़्यादा टोटल पॉपुलेशन जो थी उसको वोटिंग के राइट दिए गए। ठीक है जी। और इसमें एक चीज़ और हुई थी, जो आपके जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं और जो पीसीएस होता है, ये सारे यहीं से लिए गए थे। 1935 एक्ट में ये भी खोला गया है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे दो स्टेट्स मिलकर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, और यूपीएससी टाइप सारे मतलब इसी एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है जी। अब अगला एक्ट आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट में ब्रिटिश रूल जो था वो ख़त्म हो गया इंडिया का, और इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट का दर्जा दिया गया था अगस्त 15 1947 को। और दूसरी चीज़ इसमें क्या हुआ कि पार्टीशन हो गया था इंडिया का।
दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया इन्होंने, और जो गवर्नर जनरल थे और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एक्ट किया करते थे। और इन्होंने दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, अब डोमिनियन का स्टेटस मिला हमें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने इंडिया के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल भी यही बने इंडिया के। अगली चीज़ क्या हुई कि जो सी राजगोपालाचारी थे ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बने थे, और फर्स्ट इंडियन थे ये जो कि गवर्नर जनरल बने थे। तो देखो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया अगस्त 15 1947 को, पार्टीशन हो गया, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग स्टेट्स बनी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया, और जो गवर्नर जनरल और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एक्ट किया करते थे। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उन्हें अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम कर सकते थे, अब डोमिनियन का स्टेटस मिला हमें। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने इंडिया के, और फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के उसके बाद। और सी राजगोपालाचारी जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के, और ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि गवर्नर जनरल बने थे। सो यहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो थैंक यू सो मच।